यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी फिफ्थ ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारा इस मंथ का सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, पोषण और स्वास्थ्य ब्लैडर कैंसर के दरमियान। सो हमारे साथ जो आज के गेस्ट है, हमारी डाइटिशियन नवनीत कौर, और उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर अनुज, हमारे जो भी ब्लैडर कैंसर रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। और उसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि ब्लैडर कैंसर के दरमियान किस तरह का पोषण, न्यूट्रिशन आहार हमें लेना चाहिए और किस तरह का स्वास्थ्य हमको रखना चाहिए, वो हमें मार्गदर्शित करेगी नवनीत जी। और अपने इस दरमियान, इस मीटिंग के दरमियान आपके जो भी सवाल है, आप पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर आप अपने सवाल डाल सकते हो, पूछ सकते हो। हो सके तो फाइल नंबर डाल दीजिए। और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो डायरेक्टली हमारे जो मार्गदर्शक हैं आज के डाइटिशियन, उनसे या डॉक्टर से आप पूछ सकते हो। सो हमारी जो आज के प्रमुख अतिथि है नवनीत जी, मैं उनका तहे दिल से हमारे इस ब्लैडर सपोर्ट कैंसर ग्रुप मीटिंग में उनका स्वागत करता हूँ। और नवनीत जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे दर्शकों को हमारे इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप को कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हेलो नवनीत जी। जी। हेलो। नवनीत जी, क्या आप हमारे साथ हैं? नहीं, वो ज्वाइन की थी, अभी तो नहीं दिख रही है शायद। नेटवर्क इशू हुआ होगा कुछ। हाँ, अच्छा। सो हाँ हाँ हाँ, अभी आईफोन से ज्वाइन की। जी हाँ। तो हमारे आज के जो प्रमुख अतिथि है, हमारी डाइटिशियन नवनीत जी, वो जुड़ चुकी है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस फिफ्थ ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप दर्शकों को और हमारे जो पेशेंट उनको मार्गदर्शन कीजिए। जी नवनीत जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सर। सर नवनीत जी, आपके अनम्यूट कीजिए। नवनीत जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कुछ इशू हो रहा है। हाँ, शायद कुछ टेक्निकल एरर्स है। आप एक क्या हो रहा है, आप चार्ट पे डाल सकते हैं। नवनीत, आप चार्ट पे डाल सकते हैं। नवनीत जी, मैडम का शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। तब तक मैं अनुरोध करता हूँ कि विवेक सर हमें थोड़ा इस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें, मार्गदर्शन करें। थैंक यू संदीप एंड थैंक यू यस। एवरीवन। एक बहुत मतलब लाइक एक बहुत रोचक सी घटना है, 3-4 दिन पहले पहले मेरे साथ हुई। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लाइफ हमारी बिल्कुल वैसी है। छुट्टी का टाइम था, शनिवार को मैं अपनी फैमिली को लेकर गया था एक मंदिर के दर्शन करने। लगा कि चलो भाई, सोमवार का मतलब सोमवार का दर्शन तो नहीं हो पाता है, तो श्रावण के टाइम पे भोले बाबा के दर्शन किए जाएं। अब पूरी फैमिली सोचे गए हैं इस मूड से कि हाँ भाई, दर्शन करेंगे मंदिर में, अच्छा अच्छा मतलब मजा आएगा। बॉम्बे का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा हो रखा है। और मतलब नाश्ता पानी सब साथ में लेकर गए हैं, एकदम पूरे हॉलीडे के मूड में है एकदम, कि चलो ठीक है, आज हम दर्शन करेंगे और उसके बाद डिनर बाहर करेंगे और घर आएंगे। एंड मंदिर से उतरते टाइम मेरा पैर जो है वो स्लिप हुआ और एंकल ट्विस्ट हो गया एंड देर वॉज अ लिगामेंट टेयर। अब अचानक से सारे प्रोग्राम का तो सत्यानाश हो गया। जो हम गए थे, जितना हमने मजा भी किया था, वो भी सब खराब हो गया।
और पूरा जो अब आने वाला हफ्ता या महीना है वो एकदम बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया। ऐसा ही हमारे साथ होता है कैंसर में या किसी ऐसी बड़ी जटिल बीमारी की वजह से। और तब जो है बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो एकदम अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। तब हमारा ध्यान हर चीज पे जाने लगता है कि भाई अच्छा अब क्या खाना है, क्या लगाना है, एक्सरे कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। तो कैंसर या ब्लैडर कैंसर हम सबके पास एक एक्सीडेंट की तरीके से आता है। जरूरत होती है हमें जागरूक रहने की और समय समय पर अपने आप को, अगर हम स्वस्थ भी हैं या किसी और तरह के कैंसर से या किसी और बीमारी से भी जूझ रहे हैं, नहीं भी जूझ रहे हैं तो भी अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें ब्लैडर हम कैंसर पे जो है उसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है हमारे डॉक्टर्स बताते हैं, उस पर नजर रखने की जरूरत है, उसको उसका बचाव करने की जरूरत है। हमारे साथ नवनीत जी आ गई हैं तो मैं चाहता हूँ कि ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड जो भी हमारी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस हैं, जो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताएं। जी जरूर, थैंक यू विवेक सर। नवनीत मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और प्लीज आप आपका ही वेट कर रहे थे, तो दर्शकों को मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। मैं नवनीत कौर, वाराणसी से मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल, मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल में आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके का, हमारा वेलनेस न्यूट्रिशन किस तरीके का होना चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लैडर कैंसर ट्रीटमेंट। यानी कि हम ड्यूरिंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, हमारा ट्रीटमेंट किस तरीके का होना चाहिए, हमारा पोषण किस तरीके का होना चाहिए। बात जानते हैं सबसे पहले कि हम न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। हम डेफिनेटली हम बात करते हैं कि पोषण की इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्यों जरूरी है इसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी बॉडी या हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है। वो हमारे शरीर को विकास, ऊर्जा, ऊतकों की मरम्मत करने के लिए हमें यह ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर में हमें कई बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए पोषण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता मिलती है, हमें दीर्घायु मिलती है, ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा होता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है, और वजन प्रबंध यानी हमारे मेंटेन वेट को मेंटेन करने के लिए काफी हेल्प करता है। जानते हैं कि हम किस तरीके से इस ट्रीटमेंट को, जब हम कैंसर ब्लैडर ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं तो हमें इसका कई प्रकार से, इसका रिस्पॉन्ड किस तरीके से मिलता है, या किस तरीके से इसका रिस्पॉन्ड और टॉलरेंस मिलता है हमारे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कई बार होने से इसके कई बार कई साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एज वेल सर्जरी। तो इनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उस साइड इफेक्ट्स के दौरान हम ये देखते हैं कि पेशेंट को किस तरीके का बैरियर, यानी कि किस तरीके का रुका। कई बार होता है कि वजन अधिक कम हो जाना है, या कई बार होते हैं जो उनके लैब पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि उनके इन्वेस्टिगेशंस में कई सारी चेंजेस आते हैं। ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और इसके बाद कुछ सिम्टोमेटिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रीटमेंट में चेंजेस या ट्रीटमेंट में रुकावट आती है। तो इस दौरान हमें जानना है कि हम किस तरीके का पोषण ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ब्लैडर ट्रीटमेंट के दौरान हम किस तरीके का पोषण लें, जिससे हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा स्मूथ फ्लो में जाए। बात करते हैं, हमें सबसे पहले एक बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट क्या होता है, सब जानते हैं कि हमें हाई प्रोटीन लेना है। सब बहुत कहते हैं हाई हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट लें, लेकिन हमारे जो रिसर्च गाइडलाइन कहती है, वो हम सब कहते हैं कि हमें सबसे पहले संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार में जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स, यानी कि भोजन के समूह, भोज्य समूह है, वो सारे एक समूह में हम सारे, जितनी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट हम उनको फुलफिल कर पाए। तो संतुलित आहार में हम बात करते हैं कि हमारे अनाज, अनाज हम किस तरीके से, अनाज, दालें, क्या पोर्शन साइज और किस तरीके से ले सकते हैं। ज्यादातर पेशेंट जो हमारे अनाज में जानते हैं, दाल चावल की ही बात करते हैं, या अनाज में बात कर रही हूँ दाल रोटी। तो रोटी और चावल, इन दो अनाजों के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अनाज हैं, जिनको अभी मिलेट्स के रूप में जाना जाता है। मिलेट्स में जैसे हम ज्वार की बात करें, जितने भी गांव के पेशेंट्स, वो ज्वार, बाजरा, नाचनी, इन जितने भी
हमारे अन्य अनाज हैं, ये भी बहुत हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं। तो आप इनका भी सेवन अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि ज्वार बाजरे की रोटी बनाकर खाएं, इसका लोग सत्तू भी पीते हैं। ज्वार बाजरे की खिचड़ी भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके शरीर में सोर्स ऑफ आयरन बहुत अच्छा है और कैल्शियम अच्छा है। तो आप रागी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रागी का कैल्शियम, सोर्स ऑफ कैल्शियम बहुत अच्छा है। तो आप रागी, नाचनी, जैसे अनदर भाषा में कहते हैं नाचनी, रागी, ज्वार, बाजरा, गेहूं, इस तरीके के अनाज को आपने डे टू डे लाइफ में सम्मिलित करें, जिससे कि आपके पेशेंट को प्रॉपर जो हमें अनाज की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें 5 to 7 पोर्शन साइज पर डे लेना चाहिए, यानी कि हमें 5 से 7, अगर रोटियां खा रहे हैं तो 5 से 7 रोटी सम्मिलित करें। अनाज खा रहे हैं तो एक पोर्शन साइज जो होता है वो हमारे 30 ग्राम का होता है। तो 5 to 7 पोर्शन साइज हमें अनाज का अपने डाइट में लेना चाहिए। बात करते हैं अब दालों की। तो दाल में हमें सभी प्रकार की दालें सम्मिलित करनी है। आप डे टू डे लाइफ में, अल्टरनेट लाइफ में आप अरहर, चना, मूंग, मसूर, जो भी दालें खा पाते हैं, आप दाल को प्राथमिकता दे सकते हैं। साथ में हम बात करते हैं बड़ी दालों की, जैसे कि राजमा, चना, मूंग, छोला। तो कई बार पेशेंट शिकायत लेकर आते हैं कि पेशेंट को गैस, एसिडिटी की बहुत शिकायत हो रही है। तो एसिडिटी की बात करें तो कई बार होता है कि आप चना भिगा लिया और खा लिया। ज्यादातर इसी तरीके से लोग खाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप राजमा, चना, मूंग, छोला अगर प्रोटीन और आयरन के बेसिस पे खा रहे हैं, तो उसको हल्का स्टीम करके खाएं। अगर स्टीम करके खाएंगे तो आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। उसमें आप लाइम ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी सॉल्ट आप ऐड करके आप खा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप राजमा खा रहे हैं तो सिर्फ लाल चना ही नहीं खाना है आपको, 1 बोल लाल राजमा ले सकते हैं, काबली चना ले सकते हैं, वाइट मटर ले सकते हैं, लेकिन आप स्टीम करके खाएंगे। और कोशिश करते हैं कि अगर हर दिन अलग तरीके का बड़ी दालों का इस्तेमाल एज अ नाश्ता, सुबह का नाश्ता हो स्टीम करके, या इवनिंग शाम से 3 से 5 के बिटवीन में अगर नाश्ते के तौर पर भी ले सकते हैं इस चीज को, तो आपको एक प्रॉपर रूप से प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। ये हो गया हमारा अनाज और दालें की बातें। इसके बाद आते हैं कि आप अपनी डाइट में अनाज के अलावा फल और सब्जियां कितनी मात्रा में ले सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोकल वेजिटेबल्स में जो आलू हमारे सभी घरों में मिलता है, आलू या इस तरीके की रेगुलर सब्जियों के अलावा भी जितनी हमारे पास कलरफुल सब्जियां हैं मार्केट में, जैसे बीन्स हैं, गाजर है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गोभी है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी, इन सारी सब्जियों को भी अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करना है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहे, आपको प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट भी मिले। अगर कहते हैं ना कि कोई कैंसर फाइट फूड मिल जाए, तो इस तरह के वेजिटेबल्स आपके लिए, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एंटी कैंसर फाइट है, लेकिन आपके इस डिजीज को स्मूथ चलने के लिए काफी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप कलरफुल सब्जियों का प्रॉपर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रॉपर आयरन, प्रॉपर फाइबर की मात्रा इस सारी चीजों से मिल सकती है। फ्रूट्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि सभी प्रकार के फ्रूट्स लेने लेने तो हैं, लेकिन कुछ अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, हम कुछ तरह के फ्रूट्स मना करते हैं। ज्यादातर हम सजेस्ट करते हैं कि आपको फल की मात्रा पर्याप्त रूप में लेनी है, सीजनेबल फ्रूट, बहुत ऐसा नहीं कि आपको जो बहुत प्रिजर्व करके रखे गए फलों का इस्तेमाल नहीं करिए, या बहुत पेस्टिसाइड फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करिए। आपके जो रेगुलर सीजनेबल फ्रूट्स हैं, प्रॉपर उसको पील करना है, गर्म पानी से वॉश करिए, या टैप पानी से, नल के बहते पानी से वॉश करना है, और उस पानी के बाद मोटे छिलकों का पर्याप्त रूप में इस्तेमाल करना है। कई बार अंडर गोइंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि पेशेंट अभी कहता है कि हाँ मैं अभी फल काट दो, मैं अभी खाता हूँ, बाद में खाता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप फ्रूट्स कट करा रहे हैं या पील कर रहे हैं प्रॉपर, तो कोशिश करिए कि उन फलों को तुरंत इस्तेमाल करना है। कोशिश करिए सड़े गले फलों का सेवन नहीं करने के लिए, ताजे फ्रेश फलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें तुरंत छिलने या काटने के बाद इमीडिएट फलों को ले सकते हैं। फलों के जूस की बात करें तो फलों का जो रस है उसमें फाइबर्स निकाल दिया जाता है।
फलों में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती, तो जो फाइबर ही निकाल देंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल नहीं रहेगा जूस में। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि साबुत होल फ्रूट्स जो होते हैं आप अपने डेली लाइफ में उनको प्रॉपर वॉश करके पील करके इस्तेमाल करें। अब आते हैं आप मांस और मछली, अंडा मांस मछली। तो आप तो अंडे अंडे का सेवन प्रतिदिन नियमित रूप से कर सकते हैं। जो भी शाकाहारी पेशेंट है वो आराम से अंडे का सेवन कर सकते हैं। अंडे को आप किस तरीके से लेंगे, आप कोशिश करें साबुत अंडा प्रॉपर बॉयल करके लेने की। कई बार लोग आधा कच्चा आधा पका लाइक फोर्स एग लेते हैं, तो उस तरीके का अंडा नहीं लेना है। साबुत अंडा आप बॉयल करने के बाद में उसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं। आप बॉईल करके चॉप करके खा सकते हैं। कुछ फ्लेवर इन्हेंस के लिए जो भी आप कोरिएंडर के साथ हरी धनिया के साथ उसको थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस यानी कि थोड़ा सा घर पर किस तरीके से स्वाद में इन्हेंस करके आप उस चीज को आराम से ले सकते हैं। तो साबुत अंडा आप आराम से अपनी डाइट में ले सकते हैं। कोशिश करिए बॉईल करके खाने की। ज्यादातर कोशिश करिए कि साबुत अंडा ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं कहूँ कि व्हाइट एग का ऑमलेट बनाकर खाइए, वो ज्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन अगर साबुत अंडा बॉईल करके खाते हैं तो एक वो गुड फैट में होता है, तो वो आप आराम से ले सकते हैं। मांसाहारी में ज्यादातर मछली और चिकन खा सकते हैं। घर पर बनाकर खाइए। बाहर का मांसाहारी पका हुआ भोजन नहीं खाना है। घर पर लाकर प्रॉपर वॉश करके प्रॉपर साफ सफाई से घर पर पकाकर खा सकते हैं। बस उसका पोर्शन साइज यानी कि बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना है। एक मॉडरेट यानी कि लिमिट मात्रा में आप नियमित रूप से खा सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार आप घर पर बना के मांसाहारी भोजन खा सकते हैं। हम आप प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ओमेगा का फिश वगैरह खाते हैं, ओमेगा का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप मछली वगैरह भी खा सकते हैं। कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा ऑयली ग्रीसी चीजें ना हो। स्टीम करके बॉईल करके कम तेल मसाले में आप बराबर बनाकर खा सकते हैं सारी चीजें। इसके अलावा देखते हैं कि आपको और पोषण में आप दूध दही पनीर छाछ यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का सेवन बराबर से कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाइट में प्रॉपर दूध दही पनीर छाछ ये प्रोटीन सोर्स आप कोशिश करिए कि गाय के दूध का लो फैट मिल्क हो। लो फैट मिल्क प्रॉपर डाइजेस्ट भी होता है। कंजक्शन गाय का दूध जो है कंजक्शन भी कम करता है और पोषण गुणवत्ता ज्यादा है गाय के दूध में। तो आप इजली गाय का दूध आप लीजिए। उस दूध से आप दूध दही पनीर छाछ किसी भी रूप में आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। आप अब बात करते हैं फूड नेक्स्ट फूड ग्रुप की। तेल तेल को बसा किस तरीके से। तो आप अपने डाइट में जो तेल वाली चीजें लेते हैं घर में कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली पेशेंट से सुनते हैं कि वो सरसों के घर का सरसों का तेल है यानी कि मतलब प्योरिटी है तेल में। ठीक है, हम कहते हैं ले सकते हैं, लेकिन बहुत बेनिफिशियल सरसों का तेल मतलब अगर आप अल्टरनेट या चेंज कर करके अगर सरसों का तेल कोई भी फैट यानी कि तेल इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कई बार आप अगर घर का तेल सरसों का तेल ले लिया। कई बार आप क्या कर सकते हैं, पीनट ऑयल मूंगफली का तेल आता है खाने वाला, वो भी बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी विभिन्न प्रकार के तेल हैं जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आप कोशिश करिए अल्टरनेट डे इस्तेमाल करने के लिए। अल्टरनेट मंथ यानी कि आपने 1 मंथ सरसों ऑयल यूज किया, नेक्स्ट मंथ आपने राइस ब्रान ऑयल यूज किया, नेक्स्ट मंथ आपने पीनट ऑयल यूज किया, या आप होममेड घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी अगर घी की बात करें, घी सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके डेली लाइफ में अगर फैट कंटेंट की बात करें तो। बहुत सारे पेशेंट्स का प्रश्न होता है कि क्या हम मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मक्खन और देसी घी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर आपका देसी घी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो अगर बेनिफिशियल किया और अगर यूजफुल चीजों की बात की जाए तो तो देसी घी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ। तो ये सारे जो फूड से आपके डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजों का आपने किस किस तरीके से, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार, तो इन सारे फूड समूह का आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। लास्ट एक आता है आपका शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट की बात करें तो शुगर को हम कहते हैं कि अगर इस डिजीज में
इस डिजीज में जितना हो सके कम से कम मात्रा में शुगर का इस्तेमाल करना है। वाइट शुगर हो या वाइट सॉल्ट हो, हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से आप मत लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप कम से कम खाइए। कम से कम खाने यानी कि वाइट शुगर की जगह आप जैगरी का इस्तेमाल करिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स विजिट करते हैं जो कि घर से निकलते हैं तो 100 ग्राम जैगरी को डाइल्यूट करके पानी में घोलकर और उसको पीकर आते हैं कि सुबह हमने जैगरी का सिरप पी लिया है तो हम शाम तक एक्टिव रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम उनके लिए समझाते हैं कि आप सडन किसी चीज को अपने डेली लाइफ से नहीं हटा सकते। तो आप धीरे धीरे से कट डाउन शुरू करिए, यानी कि अपने शुगर की मात्रा धीरे धीरे अपनी डाइट से कम करिए। पूरी तरीके से कम नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, या हो सकता है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे इस चीज को कट डाउन अपनी लाइफ से करिए। और अगर व्हाइट शुगर और जैगरी से, तो आप व्हाइट शुगर की बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने डेली खान पीन में। इसके अलावा नमक की बात करें तो आप नमक कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे प्रकार के नमक अलाउ होते हैं। हाँ, कुछ कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, मल्टीपल कुछ रीनल से संबंधित चीजें हैं, तो हम वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर संतुलित आहार की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे आप आराम से कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का नमक ले सकते हैं, वो रॉक सॉल्ट हो, है ना, काला नमक हो या सफेद नमक हो, आप कोई भी प्रकार का नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं अभी पेश। और इसके अलावा आता है कि आपको क्या चीजें नहीं लेनी है या किस चीज से शुगर से बनी हुई चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं कि अगर हम अपने लाइफ से अगर नॉन डायबिटिक हैं तो सडन मिठाई या मीठे को हम सडन कट डाउन नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको ये सजेशन देते हैं कि वहां पे आप एक अच्छा सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर हम मैदे और शुगर की मिठाइयों से बेहतर है कि हम किसी दूध से बनी हुई मिठाइयों का सेवन करें, जो आपके लिए बहुत हेल्दी होती है। जैसे कि हम किसी भी, जैसे राइस खीर है, हमने यहाँ पे एक दूध की से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल किया, और एक सपोज हम 2 चम्मच शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां हम 1 चम्मच शक्कर से उस खीर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इस चीज को कट डाउन करना है आपने। इसके अलावा बात करूंगी मैं शुगर के अलावा, जैसे हमने मैदे की मिठाइयों के अलावा हम चीनी की मिठाई को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि रसगुल्ला है, रसगुल्ले को हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग दाल का हलवा है जो कि कम तेल घी में बनाया जा सकता है, जो कि आपके पेशेंट के जो कई बार होता है ना कि अगर कोई बीमार है और उसको एक तरह का बोरिंग खाना देते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। कई बार अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल वॉल्यूम में, कंट्रोल पोर्शन साइज में, अगर हम पेशेंट की पसंदीदा चीज, मतलब खाने की चीजों को भी पेशेंट को अलाउ करते हैं खाना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कोई भी चीज ऐसे प्रॉपर पूरी तरीके से अवॉइडेड नहीं रहती है। कई बार कुछ चीजों को पोर्शन साइज कम करके, या फिर आप पोर्शन साइज कम करके, या फिर कम तेल मसाले में या कम ऑयली, कम ग्रीसी या कम शुगर में बनाकर आप इजली खा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का कंसर्न होता है कि मैम फैट हमें डीप फ्राई चीजें खानी है। तो हम वहां पे ये सजेस्ट करते हैं कि आप डीप फ्राई चीजें को अगर आउटसाइड, यानी कि घर के बाहर से बेहतर है कि आप घर के अंदर बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि जो आउटसाइड किसी भी ठेले का या किसी भी शॉप का अगर आप कुछ भी डीप फ्राई खाते हैं, भजिया है, बड़ा है, समोसा है, ये सारी चीजों को क्या है कि बार बार एक ही ऑयल को यूज करते हैं। वो ऑयल डिस्कार्ड, यानी कि फेंकते नहीं है, वो कई महीनों तो एक ही ऑयल इस्तेमाल होता है, जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। ये बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि आप घर पर डीप फ्राई चीजें आराम से खा सकते हैं। बार बार कह रही हूँ कि कंट्रोल पोर्शन साइज में, ऐसा नहीं कि अगर हम अलाउ कर रहे हैं तो आप खाइए, लेकिन एक ये है कि आपको अलाउ किया जा रहा है तो एक कंट्रोल पोर्शन साइज में ये सारी चीजों को आप आराम से खा सकते हैं। तो अभी हम इन सारी चीजों के अलावा आप कोशिश करते रहिए कि घर पे जो आप नॉर्मल खाना बना रहे हैं उसका प्रॉपर अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखें। एक एक पॉजिटिविटी के साथ खाने को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पॉजिटिविटी के साथ खाने को प्रिपेयर कर सकते हैं, घर पे अच्छा खाना बनाकर इजली खा सकते हैं। और
बात करते हैं हम कि जितने भी प्रकार के हम फूड ग्रुप्स हैं, इसमें और आता है, हम जैसे कंसिडर करते हैं ड्राई फ्रूट्स, डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। इसमें आते हैं जैसे खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं जैसे कि अखरोट, बादाम, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अखरोट जैसे कि आपको ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो फैट, गुड फैट देता है, तो आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाता है। तो आप ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और खजूर, काली किशमिश, ये सोर्स ऑफ आयरन बहुत अच्छा है। आप अपनी डेली लाइफ में इसे हल्का रोस्ट करके या ल्यूकवार्म वाटर में वॉश करके आप आराम से डेट्स है, अंजीर है, मुनक्का को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इनका है कि अगर आप इतना पोर्शन साइज एक लिमिटेड रखना है, यानी कि कोई भी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं फूड आइटम्स का, तो एक पोर्शन साइज फिक्स होगा। जैसे कि 8 से 10 दाने बादाम, जो अगर आप नियमित रूप से ले रहे हैं तो 8 से 10 दाने बादाम का सेवन करिए। 2 से 4 अखरोट का सेवन करिए। 2 डेट्स यानी कि खजूर, जो डार्क खजूर आते हैं उनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर, नका, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप नियमित रूप से ले रहे हैं तो आप वो डेज वाइज डिवाइड कर लीजिए कि 3 ड्राई फ्रूट्स हमने 1 डे लेना है, जैसे 3 ड्राई फ्रूट्स हम सेकेंड डे लेंगे। तो आप क्या होगा कि आप हर ड्राई फ्रूट्स के जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो आपको आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हम अब ये रही हमारी संतुलित आहार के बारे में, कि आपको ये चीजों को आप आराम से अपनी डाइट में, डेली रूटीन में ले सकते हैं। रही बात अभी कि आपको ब्लैडर कैंसर ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए ड्यूरिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि आपको दिस केस में डिहाइड्रेशन यानी कि लूज मोशन, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन के ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इन सिम्टम्स पे कंट्रोल करने के लिए आप हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, यानी कि पानी की मात्रा बहुत अच्छे से रखनी है। पानी को जितना ज्यादा से ज्यादा पीजिए। कोशिश करिए कि सुबह, दोपहर, शाम तक जितना पानी हो सके पी लेना है। शाम को थोड़ा अगर वाटर इनटेक को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब पार्शली अवॉइड पूरी तरीके से नहीं करना है, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम में आप पोर्शन को कंट्रोल करके आराम से ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट जो यूरिनरी सिम्टम से कुछ डिफिकल्टीज हो रही है तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर से कहूंगी इसके अलावा कि आप जितनी भी हो सके बैलेंस डाइट का यूज करिए। जो भी आपकी जो फूड ग्रुप के समूह को बताया है कि प्रॉपर प्रॉपर मील लीजिए। आप अपने डाइट में प्रॉपर एक मील लेना है, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, स्टीम किया, अगर सैलेड ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। हम कहते हैं कि आप कच्ची सब्जियां नहीं खाइए, तो आपको हम ये जरूर सजेस्ट जरूर करते हैं कि आप सब्जियों को स्टीम करके, आप पकाकर किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है, फाइबर बहुत अच्छा है इन सब्जियों में, फाइटो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा है। तो आप अपने डेली लाइफ में इन वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल प्रॉपर रूप से कर सकते हैं। और पोस्ट ट्रीटमेंट, आप पोस्ट ब्लैडर ट्रीटमेंट आपने क्या करना है कि अपने आप को हेल्दी रखना है। हेल्दी रखने के लिए आपको वापस से फिर से बैलेंस डाइट का यूज करना है कि आप हेल्दी रहें, वीकनेस फील ना हो, आपको किसी प्रकार का फटीग फील ना हो कि आप थोड़ा काम कर रहे हैं, थक जा रहे हैं। उस चीज को निरंतर और मेंटेन करने के लिए अगर आप इनिशिएट से, स्टार्टिंग से ही अगर प्रॉपर अपनी डाइट में बैलेंस डाइट का यूज कर रहे हैं, आप पोर्शन साइज को कंट्रोल कर रहे हैं एवरी डे, जैसे मैंने आपको बोला 5 से 7 पोर्शन आप अपने अनाजों का इस्तेमाल करिए। 2 से 3 पोर्शन या 4 पोर्शन आप प्रोटीन के बेसिस पे जा रहे हैं, तो दाल, बड़ी दालें, राजमा, चना, मूंग, छोला एवरीडे किसी भी तरीके से स्नैक्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर, छाछ 300 से 500 ml दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। जैसे किसी भी फॉर्म में, जैसे कि आपने दूध, दही, पनीर, छाछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि चाय बहुत फ्रिक्वेंटली आप अपनी डाइट में ना लें। चाय की जगह आप कुछ और ले लें, जैसे कि आप उसी दूध से आप खीर बना लें, मट्ठा पी लीजिए, रायता है, और इस तरीके से सत्तू छाछ बना सकते हैं। सत्तू और दही को फेंट कर आप एक छाछ एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं। ये सारी चीजें करने से आपको क्या होगा, सोर्स ऑफ प्रोटीन भी अच्छा रहेगा, आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपका एपेटाइट बहुत अच्छा रहेगा, आपको एसिडिटी की भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप दूध, दही, दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, ये सारी चीजों को अपने डाइट में इजिली शामिल करते हैं।
तो अगर आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाइट बहुत तो बेनिफिशियल रहेगा। कुछ और क्वेश्चन है तो जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल आए हैं और कुछ सवाल मेरे पास है, तो हम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं कि मैम, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं? सुमित पटेल जी का सवाल है। सुमित जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आप ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। मैंने कहा आप किसी भी चीज को हमारे साइड से मना नहीं कर रहे हैं कि आप ये चॉकलेट नहीं खा सकते हैं या अगर आपको बहुत कम मात्रा में और महीने में एक आध बार अगर आपको बहुत क्रेविंग है तो पोर्शन साइज कम करके खा सकते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूंगी कि अगर चिप्स का पैकेट, चिप्स हो, कुरकुरे हो, जो भी ये प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स हैं, अगर इसमें हम एक बड़ा पैकेट लेने की बजाय अगर हमें बहुत क्रेविंग है और है कि हमें इस चिप्स के पैकेट को पूरा खत्म करना है, तो उसकी जगह आप छोटा जो एक मार्केट में नॉर्मल 5 रुपीज वाला पैकेट आता है, उससे आप अपनी जो छोटी छोटी क्रेविंग्स होती है उसे आप कम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको डार्क चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा है तो एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे ब्रांड का जो पैक्ड मिलते हैं मार्केट में कम पोर्शन साइज में, आप इस्तेमाल कर सकते जी मैम। नेक्स्ट सवाल है, कीमो लग रहे हैं तो फल में क्या खा सकते हैं, और खाने में क्या सकते हैं, क्या सही रहेगा? हैं। मैंने अभी डिस्कस किया कि आप फलों में मोटे छिलके वाले फल खाइए। वॉश करके अच्छे से फलों को छिल वॉश करना है, जिसका छिलका आप इजिली निकाल सकते हैं। और आपके जो लोकल सीजनेबल फल है, जैसे केला है, हर सीजन में ये फल मिल जाता है, तो आप आराम से ये केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, तरबूज, वाटरमेलन खा सकते हैं, खरबूज, जो भी आपको इजिली आपका सीजनेबल फ्रूट है। बस कोशिश करना है कि अगर आपने फल को छिल लिया है, काट लिया है, तो इमीडिएटली उन फलों का इस्तेमाल कर लीजिए। और कोशिश करिए यहाँ पे कि फलों का रस ना ले, साबुत फलों का इस्तेमाल करें। जी मैम। मैम, सवाल था मेरे मेरा पास एक कि दूसरा हम सवाल अभी। आया हुआ। हेलो। यस यस, हाँ प्लीज सर, बताइए। हाँ। सवाल करना था मुझे। कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे कि रेडिएशन या सर्जरी के दरमियान कमजोरी आती है, तो क्या क्या डाइट ले या क्या खाना खाए? देखिए, वही बात है, अगर आपका जैसे ही ट्रीटमेंट, कैंसर कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उससे पहले ही अगर आप एक बैलेंस डाइट जिसमें आपको सभी प्रकार के मतलब अनाज, दालें, सभी जो मैंने अभी फूड समूह की बात की है वो इनिशिएट से लेना शुरू करेंगे। यानी कि अगर जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, 15-20 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी इस दौरान अब शुरू होगा, तो उस कंडीशन में आपने बैलेंस डाइट जैसे कि सभी प्रकार की दालें इस्तेमाल करना है, ब्लीड स्टार्ट कर दीजिए। जो मैं अभी किचन फीड की बात कर रही हूँ, किचन के खाने की, सभी प्रकार के अनाज शुरू कर दीजिए, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, पनीर, छाछ। और अगर मांसाहारी भोजन खाते हैं तो होले खाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग से ही आप एक आपका माइंडसेट भी हो जाएगा कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। आपको अगर अच्छा, आपके ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको एक पोषण युक्त खाना इनिशिएट से ही लेना है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इस चीजों को अच्छा इनिशिएट करते हैं, तो आपको जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट की जो टॉक्सिसिटी होती है उससे आप इजिली फाइट कर पाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, खाने की इम्पोर्टेंस है। तो आपका ट्रीटमेंट बहुत, इसमें क्या होगा, कहीं आपके कोई साइड इफेक्ट होंगे, डेफिनेटली साइड इफेक्ट आते हैं, लेकिन आप आपका माइंडसेट है कि इस साइड इफेक्ट्स को अगर मैं प्रॉपर मील, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्टिव रहूंगा तो ये साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी को आप कम कर सकते हैं। तो आप अपनी डाइट में सारे फूड ग्रुप्स को, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बॉडी में बहुत ज्यादा है, जितने भी फूड समूह का भी मैंने विवरण किया है, तो आप ये सारे फूड समूह का दिन प्रतिदिन इनिशिएट में स्टार्ट कर लीजिए डाइट में। जी मैम। और नेक्स्ट सवाल है कि जैसे कि अपना ब्लैडर कैंसर यानी कि मूत्राशय का कैंसर है, सो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर पेशाब से रिलेटेड ही है कि पेशेंट पूछ रहे हैं कि लिक्विड जो है, लिक्विड या पानी कितनी मात्रा में इंटेक करना चाहिए दिन में, या क्या मात्रा या लेवल में लेना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए,
अगर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी है तो आपको हाइड्रेशन काफी फेयर रखना है, यानी कि पानी के जितना हो सके वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे। मैंने इस पे यही बात बोली कि आप सुबह दोपहर शाम तक 2.5 लीटर तक पानी आप आराम से पी सकते हैं। उसके बाद आप ग्रेजुअली, जैसे खाना खाया थोड़ा पानी पी लिया, या फिर अगर आपका गला सूख रहा है तो थोड़ा पानी पी लीजिए, या इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी इवनिंग, मतलब यानी कि जो आपका 3 हिस्से पानी का वॉल्यूम है वो दोपहर या शाम तक पीकर कवर कर लीजिए। जो एक हिस्सा रह जाएगा वो बाई इवनिंग टू नाइट आप उस शिफ्ट तक लेकर जा सकते हैं, जिससे आपको ब्लैडर में कोई दिक्कत नहीं। जी मैम जी, एक दूसरा सवाल आया है यहाँ पर हमारे मूल चंद्र मौर्य। कीमो चल रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या करें? कीमो चल रहा है और हीमोग्लोबिन कम होगा, डेफिनेटली ये चीजें, ये प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या करना है, आप अपनी डाइट में, जैसे मैंने बोला कि आप अनाज तो खाते हैं, अनाज में सिर्फ आप चावल और रोटी की बात करते हैं, गेहूं की और चावल की। तो आप उसके अलावा आप अपनी डाइट में ज्वार इस्तेमाल करिए, बाजरा इस्तेमाल करिए, रागी इस्तेमाल करिए। ये अनाज आपको कैल्शियम देता है और आयरन का अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो आपको हीमोग्लोबिन कम होगा, लेकिन अगर आप उसको कैसे फाइट करना है, हीमोग्लोबिन को कैसे रेस करना है, हीमोग्लोबिन रेस करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक डाइट नहीं होती कि हम कोई भी गाजर खा ले, चुकंदर खा ले तो हमारे शरीर में आयरन बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो सोर्स ऑफ आयरन की चीजें हैं वो ग्रेजुअली अगर हम डाइट में लेते, हम शुरू से ही डाइट में लेते हैं, तो उस चीज को कवर करने के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो छोटे अनाजों का इस्तेमाल करिए, ज्वार बाजरा, इसकी खिचड़ी बनाकर खाइए। इसका सत्तू पी सकते हैं, बहुत सारे गांव गांव के जो लोग आते हैं वो सब ज्वार का सत्तू बनाकर, या पैनकेक, या चिल्ला, उत्तपम जैसे जैसे चिल्ला बनाकर भी आप खा सकते हैं। गेहूं के आटे में ये रोटियां थोड़ा काली और सख्त बनती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गेहूं के आटे में ज्वार और बाजरे का आटा मिलाकर आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि थोड़ा आयरन बढ़ सके। फाइटो न्यूट्रिएंट्स वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जितने भी कलरफुल सब्जियां हैं आपके खाने में, जैसे कि हरी पीली लाल इस तरीके की, जैसे गाजर चुकंदर टमाटर, हरी पत्तेदार लौकी, सॉरी हरी पत्तेदार सब, जैसे ब्रोकली है, ब्रोकली के अलावा फूल पत्ता गोभी, फूल गोभी, या जितने भी आपकी स्पिनिच वगैरह है, इनको आपको डेली टू डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। कुछ मसाले की भी बात करूंगी कि जैसे कि आप धनिया पाउडर है या जीरा पाउडर, ये भी आपके लिए शरीर में आयरन बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो हम करी पत्ता है, ये भी अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आयरन का अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा है, तो आप करी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ते का भी इस्तेमाल आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में कर सकते हैं। आप रोस्टेड चना खा सकते हैं, यानी कि जिसका सत्तू बनता है वो आप सत्तू के फॉर्म में ले सकते हैं, या रोस्टेड चना के फॉर्म में। तो ये धीरे धीरे आपको एवरीडे कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ आयरन अपनी डाइट में ऐड करते रहना है और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते रहना है, जिससे आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा मेंटेन होती रहेगी। मैम एक दूसरा सवाल आया है, सुमित शाह करके है कि कैंसर के जब दरमियान जब ऐसी कोई सप्लीमेंट लेनी चाहिए क्या, जैसे विटामिन डी, विटामिन बी वगैरह 12, ऐसा कुछ ले सकते हैं क्या? जनरली अगर स्पेसिफिक ये जो विटामिन की या जितने भी सपोर्टिव सप्लीमेंट्स है, इनका इस्तेमाल अगर बॉडी में स्पेसिफिक डेफिशिएंसी होती है, तो वहां पे डेफिनेटली, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है तो वहां पे ये सारे सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर के सलाह, या आपके अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जिनके अंडर में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। आप उससे खुद को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हाँ मैं ये पहले से प्रिपेयर हो जाऊं कि मुझे विटामिन के सप्लीमेंट्स ले लें, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं, या कैल्शियम के सप्लीमेंट। अगर आप जिनके अंडर में आपका अंडर गोइंग ट्रीटमेंट है, डेफिनेटली उनकी सलाह या अगर वो सजेस्ट करते हैं तो आप प्रॉपर ये सारे सप्लीमेंट ले सकते हैं। और एक मैम दूसरा सवाल था कि अगर इलाज के दरमियान अगर वजन घट रहा है तो ज्यादातर क्या डाइट ऐसा प्लान करें कि जो वजन बैलेंस हो, क्योंकि क्या होता है कि कीमोथेरेपी के दरमियान आपको प्रॉपर वजन या वेट होना चाहिए होता है, फिर वरना कीमो पोस्टपोन या आगे पीछे चलता है। तो इस दरमियान कैसे मेंटेन करें वजन को?
देखिए, पहले क्या जानना है आपको कि आपका वजन कितना, बेसलाइन वेट क्या था, यानी कि जब आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं या आपका ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले आपका वजन कितना था। उसके बाद आप कोशिश करिए, हमेशा जैसे ही कीमोथेरेपी शुरू होता है तो पेशेंट का एवरी कीमो से पहले वेट मेजर होता है कि आपके मरीज का वजन कितना है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है इस कंडीशन में। डेफिनेटली अगर आपका बीएमआई काफी कम आता है, यानी आपका एक बीएमआई जो होता है वो बात करें तो 18 to 25, यानी 18 से लेकर 25 तक एक नॉर्मल रेंज होती है आपके बीएमआई की। इसको आपने चेक करते रहना है कि आप अपने आइडियल वेट से कम तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है। तो उसके लिए आप डेफिनेटली आप अपने जहाँ पे भी आपकी डाइटिशियन है उनसे कंसल्ट करिए कि आपका आइडियल बॉडी वेट होना कितना चाहिए, या आप अपने बेसलाइन वेट से कितना आपका वेट कम हो रहा है। ये सारी चीज़ों के अलावा आप डेफिनेटली हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट अपने डाइट में इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी क्या होगा कि आपकी एनर्जी इनहेंस होगी। अगर आप हाई कैलोरी डाइट लेते हैं तो आप अपनी डाइट में सारे फूड ग्रुप्स के अलावा अगर ऊपर से कुछ सपोर्टिव, जैसे कि आप दूध दही पनीर से छाछ का जो एक आप प्लान बता, एक कस्टमाइज डाइट आपको जो आपके डाइटिशियंस देते हैं, उनमें डेफिनेटली वो ऐड करते हैं कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितना कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है। तो वो आपको एक प्रॉपर सजेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ हो या क्या-क्या डेफिशिएंसी है जिसको कवर आप आराम से कर सकते हैं इस डाइट को लेने से। जी मैडम, थैंक यू। अमित रॉय करके एक सवाल है, उन्होंने पूछा है कि अगर पेशाब में जलन है, दिक्कत आ रही है, तो क्या खाना पीना सही रहेगा जो ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड है। पेशाब में जलन है, हाँ। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे अगर ये कहते हैं कि अगर आपको यूरिन के टाइम पे अगर जलन महसूस हो रही है, तो जानना है कि वहाँ पे आपको यूरिन कम पास हो रहा है। डेफिनेटली जब यहाँ पे ये इश्यूज आते हैं तो यूरिन कम पास होता है। तो आप सजेस्ट है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। हाइड्रेशन में आप जैसे कि लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं। इसके अलावा आप लाइम वाटर पी सकते हैं, आप सत्तू पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपका एक हाइड्रेशन का पार्ट है, यानी कि आपने लिक्विड चीजें ली हैं। इससे आपके शरीर में आपको जो यूरिन में भी समस्याएं आ रही है वो भी रिकवर होती है। साथ में आपको एक अच्छा आयरन, एक अच्छा प्रोटीन भी मिलता है साथ ही साथ। जी मैम। नेक्स्ट सवाल है कि नाम नहीं लिखा है इन्होंने, सैमसंग 70। अगर किसी रोगी को शुगर की समस्या है तो खाने में रोगी क्या ले सकता है जिससे उसका हीमोग्लोबिन कमजोर कम कम ना हो। अ, आप अपनी डाइट में क्या करना है, आपको आप अपनी डाइट में एक अच्छा अनाज इस्तेमाल करिए, संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार आप इनिशिएट कीजिए, फिर उसके अलावा धीरे धीरे आप अपनी डाइट में एक हाई फाइबर फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। जैसे कि वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं। क्योंकि शुगर अगर किसी पेशेंट को है तो आप फाइबर की कंटेंट मात्रा को बढ़ाने का सजेशन दिया जाता है। अगर मैंने बोला कि अगर आप फाइबर बढ़ाएँगे तो फाइबर का गुड सोर्स आपको अनाज की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ये शरीर में आयरन भी बढ़ाता है, तो साथ ही साथ आपको हाई फाइबर भी मिल गया, आयरन भी प्रॉपर मिल गया, तो ये आपका शुगर भी मेंटेन करते हैं ये सब अनाज, साथ ही साथ आपका आयरन भी अच्छा करते हैं। तो ऐसे आप अपनी डाइट में ग्रुप जो भोजन के समूह होते हैं वो ऐड करेंगे, जिससे आपका शुगर भी मेंटेन रहे, एज वेल आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहे। जी मैम। एक नेक्स्ट सवाल है कि कोमल गुप्ता करके कि कब्ज या दस्त हो तो क्या डाइट लेना सही रहेगा, या साइड इफेक्ट जूझते हैं तो क्या डाइट लें। सबसे पहले अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो आप हाइड्रेशन बहुत अच्छा रहे दोनों। अगर कब्ज है तो भी आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है, और डायरिया है वहाँ पे भी आपको पानी की मात्रा अच्छे से अच्छे रखनी है। पहले बात करते हैं कब्ज की। अगर पेशेंट को कब्ज से ज़्यादा परेशानी है, पानी की मात्रा अच्छा रखनी है, फाइबर्स अच्छा लेना है, यानी कि जितनी हो सके वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, साबुत अनाज का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर कहते हैं कि थोड़ा-सा अगर
कहते हैं ना अलसी या अलसी के बीज हो गए, ये इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन को आराम, इस कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आप थोड़ा घी वगैरह भी डाइट में लेते रहना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी में फैट का भी बहुत रोल है, तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी रिलीफ मिलता है इन सारी चीज़ों से। जी मैम, एक लास्ट और और आखिरी डायरिया, सवाल है। सर अभी डायरिया, अगर किसी पेशेंट को डायरिया या लूज मोशन की शिकायत है, तो वापस से हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। और आप कोशिश करिए कि दूध सिंपल फॉर्म में, दूध की बजाय अगर आप उसको पेप्टाइड फॉर्म में ले लें, जैसे कि दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, ये हो गया। फलों में आप जैसे केला वगैरह भी खा सकते हैं। हम कब डायरिया में हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप फलों में केला खाइए। और राइस से बनी हुई चीज़ों को, जैसे कि चावल से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, तो आपको डायरिया से काफ़ी हेल्प मिलती है। जी मैम, जरूर। एक लास्ट और आखिरी सवाल हम लेंगे उसके बाद। एक जी। लास्ट सवाल है सुनील जी का कि इलाज के रिकवरी के बाद डाइट कैसी होनी चाहिए। जैसे कि अब तक हमने देखा कि ब्लैडर कैंसर में क्या क्या डाइट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन रिकवरी के बाद क्या डाइट प्लान हो या क्या क्या खा पी सकते हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं। रिकवरी के बाद आपको क्या करना है? आप अपनी लाइफ को वापस से बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो एक्सरसाइज अच्छे करनी है, फिजिकल एक्टिविटी रहेगी। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करना है। आपको वो सब चीज़ें खानी है ना? जिससे आपका शरीर फुर्तीला रहने के साथ-साथ आप हर एक ऐसी चीज़ों को भी खा सकते हैं, जो आप अपने हेल्थ, जब आप एक हेल्दी थे या बिफ़ोर कहते हैं कि कैंसर के इलाज के पहले या कोई बीमारी नहीं थी, तो जो-जो चीज़ें आपको लाइक डिसलाइक करती थी, वो सारी चीज़ों को खाएँगे। आज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में भी मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये फूड ग्रुप अवॉइड करना है। मैंने सारे फूड ग्रुप जो आपकी बेनिफिशियल आज की डाइट में, संतुलित आहार में, वो जो हेल्दी हैं, वो पोस्ट ट्रीटमेंट भी आपको उन्हीं डाइट्स का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ लेकिन आपको अपने शरीर को फुर्तीला रखना है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। और जो आपको क्रेविंग, छोटी-छोटी क्रेविंग बाहर के खाने की है, वो सेम चीज़ें आप कोशिश करिए, आप हाइजीन मेंटेन करके घर पर बनाकर खाइए। और आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करते रहिए, जिसकी वजह से आपको एक जनरल कंडीशन भी नॉर्मल रहे, आप फुर्तीला फ़ील करें और जो भी आप अपनी लाइफ़ में वापस एक हेल्दी लाइफ़ जी सकें। और कुछ इंस्ट्रक्शंस और भी ऐड करूँगी इसके साथ-साथ, कि जो जितने भी प्रिजर्वेटिव आइटम्स हैं, वो कोशिश करना है अवॉइड करने की। बहुत सारे पेशेंट्स के प्रश्न होते हैं कि क्या हम कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं या पैक्ड फूड? तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे हाइड्रेशन का सोर्स बताया है, जैसे लाइम वाटर है, सत्तू वाटर, दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोशिश करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक हमें सिर्फ़ एक हमारी बॉडी के लिए एक शुगर और एक नुकसान के अलावा और हमें कुछ नहीं देता। तो आप कोल्ड ड्रिंक को पूरी तरीके से अवॉइड करिएगा, अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है या पोस्ट ट्रीटमेंट भी, कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ कोशिश करना है, जितने भी पैक्ड आइटम हैं या प्रिजर्वेटिव आइटम्स हैं, उसकी बजाय आप जितने भी होममेड चीज़ें हैं या फ्रेश फूड है, उनको कंसीडर करिए। तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे भी आप कम पोर्शन साइज़ में आप उस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए ऑप्शंस हैं। जी मैम, जरूर, बिल्कुल। आपने बहुत सारी सवालों का जवाब हमारे दर्शकों को दिया, और अपने कैंसर, ब्लैडर कैंसर में क्या क्या पोषण, न्यूट्रिशन लेना चाहिए कीमो के दरमियान, ट्रीटमेंट के दरमियान, बहुत अच्छी जानकारी बताई। और स्पेशली आपने हमारे इस ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं आपका और अपनी पूरे ब्लैडर कैंसर ग्रुप का आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अनुज भी जुड़े हैं, तो मैं उनको चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करें। अनुज सर, थैंक यू सो मच, आप अपना समय निकाल कर इस मीटिंग में जुड़े हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को। और नवनीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे थैंक से यू डाइट के बारे में बताया, और उन्होंने सारे एस्पेक्ट को कवर किया। साथ ही जो क्वेश्चंस थे उनका भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जो कि काफी क्लियर है। एक चीज जो बार बार पूछी जा रही थी, वो हीमोग्लोबिन के संबंध में है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि खाना एक फैक्टर है। मतलब खाने में आयरन की कमी या न्यूट्रिशन की कमी से एक
तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। जिस कंडीशन में आपका अगर आप उसको सप्लीमेंट करते हैं तब आपका हीमोग्लोबिन वापस से धीरे धीरे ब्लड बनने लगता है। लेकिन ब्लैडर कैंसर में एक चीज जो कॉमन होती है हीमोग्लोबिन कम होने के, वो होती है ब्लीडिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है ब्लैडर के अंदर ही होता है, और वो इस तरीके का ट्यूमर होता है कि उससे खून रिसता रहता है, खून आता रहता है, तो उसको पेशाब के रास्ते से खून आता है। इनफैक्ट ब्लैडर कैंसर में अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है तो हम लोग मतलब सबसे पहले ये कि इसका एक सिम्टम ही होता है कि पेशाब में खून आना ब्लैडर कैंसर की निशानी हो सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर ब्लड से में खून आ रहा है तो अपने आप में वो खून जो भी बन रहा है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो हम एक तरफ से अगर बाल्टी को भर रहे हैं, दूसरी तरफ से बाल्टी फूटी हुई है, तो जाहिर सी बात है बाल्टी कभी भर नहीं पाएगी। तो अगर आप डिफिशियंसी को अगर करेक्ट कर रहे हैं तो, और एक तरफ दूसरी तरफ से आपका ब्लीडिंग हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो वो चीज हमेशा पूरी नहीं हो पाती और ब्लड की कमी बनी रहती है। साथ साथ कीमोथेरेपी के बारे में बताया, कीमोथेरेपी से भी हीमोग्लोबिन थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन हर कीमोथेरेपी से नहीं होता। अलग अलग प्रकार की जो कीमोथेरेपीज होती हैं उनका अलग अलग रिस्क रहता है कि कौन सी कीमोथेरेपी की दवाएं अनीमिया कराती हैं और कौन सी नहीं कराती हैं। तो ऐसा जनरलाइज मान लेना कि कीमोथेरेपी चल रहा है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, ये मतलब थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो जैसे कि बताया, तीन कारण हो सकते हैं। एक तो बीमारी खुद, जैसे कि हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में भी जब एमबीबीएस एमडी कर रहे थे या फिर बाकी जो हमारे भी बाकी भी डिपार्टमेंट थे, उसमें पढ़ा जाता है कि अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो इसमें अगर कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि कोई हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कैंसर है, ये अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। यानी कि एक बार बीमारी हो गई तो अमूमन जाती नहीं, चलती रहती है, लंबे समय तक रहती है। तो उसमें अनीमिया अपने आप में एक पार्ट हो जाता है, इसका अलग से इलाज करने की जरूरत पड़ती है। साथ साथ जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी और कीमोथेरेपी का पार्ट, ये सब भी होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। और डेफिशिएंसी में भी केवल एक आयरन, जो आमतौर पे पता रहता है लोगों को कि आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो विटामिन, मतलब विटामिन से माइक्रो एलिमेंट है जो कि हमारे रक्त की कोशिकाओं को बनाने के लिए और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जरूरी है। उन सब का भी न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा रोल है। और एक बैलेंस डाइट, जैसा कि नवनीत जी ने बताया था कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, चाहे हम स्वस्थ हों या फिर अगर हम किसी और अन्य बीमारी से भी जूझ रहे हैं, और खासतौर से कैंसर में बैलेंस डाइट का बहुत महत्व है। जी थैंक यू डॉक्टर। अगर आई थिंक सवाल भी सारे खत्म हो चुके हैं। अनुज सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल कर हम अपने इस मीटिंग में आए, और हमारे जो ब्लैडर कैंसर है उनके लिए आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और नवनीत जी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारी ये मीटिंग्स इसी तरह से हर महीने के पहले वेडनेसडे होती रहती है। सो मैं सभी दर्शकों को और हमारे मरीज को रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग से जुड़िए, और अपने जो भी सवाल है या ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड जो भी आप लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपके सवालों के जवाब ले सकते हैं, और हमारे इस मीटिंग में जुड़कर फायदा आपको मिल सकता है। सो वंस अगेन मैं सभी हमारे जो दर्शक है, मार्गदर्शक है, हमारे जो स्पेशल गेस्ट आज के डाइटिशियन नवनीत जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली अनुज सर, आपको भी, आप हर बार ओपीडी से टाइम निकाल कर हमारे मरीजों के लिए, हमारे पेशेंट दोस्तों के लिए आते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप हमेशा आइए, और इसी मीटिंग को और थोड़ा बड़ा बनाएंगे और बड़े पैमाने पर लेके जाएंगे, और जरूर लोगों को और मरीजों को इसका फायदा होगा और बहुत बेहतरीन रहेगा। सो वंस अगेन अनुज सर, थैंक यू सो मच। और मेरे साथ ही सपोर्टिव स्टाफ जैसे अरविंद जी, अंतिमा जी, फातिमा जी, विवेक सर, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, आज का ये जो विषय था, फिफ्थ ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग, जिसमें हमने देखा कि आज न्यूट्रिशन एंड वेलनेस डाइटिशियंस जो हमारे गेस्ट जुड़े थे, हमारे डॉक्टर जुड़े थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया, और इस मीटिंग का फायदा सभी मरीजों को हुआ। तो आज की ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है, और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट मीटिंग में जरूर जुड़िए अगले सितंबर में, फर्स्ट वेडनेसडे को। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।